नमस्कार। हम कक्षा 12वीं का अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ रही हैं। आज इस सत्र में हम दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना सीखेंगे। इन पर आधारित उदाहरण और प्रश्नावली के कुछ प्रश्न। आगे अब हम देखते हैं दो रेखाओं के मध्य कोण। हमने रेखा निकाला। अब अगर हमारे पास रेखाएं हैं तो उनके बीच में कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं, न्यूनतम कोण। तो देख सकते हैं आपके सामने L1 और L2 मान लेते हैं, ये दो हमारी रेखाएं हैं जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। जानते हैं आप, यदि अगर हमारी मूल बिंदु से गुजरती नहीं है रेखाएं तो हम उसके क्या ले सकते हैं, उसके समांतर रेखाएं ले सकते हैं जो कि मूल बिंदु से गुजरे। ठीक, क्योंकि उनके जो दिग अनुपात हैं वह समान होंगे। अब आप देखेंगे L1 और L2 ये हमारी दो रेखाएं हैं जो कि मूल बिंदु O से गुजर रही हैं। इन दोनों रेखाओं पे क्रमशः हम कोई भी स्वेच्छ बिंदु ले लेते हैं। L1 पे P लिया और L2 पे Q लिया। ठीक, L1 और L2 के दिग अनुपात भी हम पता है, वे क्या हैं? L1 का दिग अनुपात है A1 B1 C1 और L2 के A2 B2 C2। ठीक, मान लेते हैं इन दोनों सदिश OP और OQ के बीच में न्यूनतम कोण थीटा बन रहा है। तो आपने अध्याय 10 में पढ़ा है, यदि हमारे पास क्या हो, दो सदिश हों तो उनके बीच का न्यूनतम कोण आप निकाल सकते हैं। और वह कैसे निकालेंगे? अगर आपको दिग अनुपात दिए हुए हैं तो वह है cos थीटा बराबर में A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2। ठीक, बटे में वर्गमूल A1 का वर्ग जमा B1 का वर्ग जमा C1 का वर्ग, गुणा में किसके साथ गुणा करना है? वर्गमूल A2 का वर्ग जमा B2 का वर्ग जमा C2 का वर्ग। और इस पूरी संख्या का हमें मापांक संख्या लेनी है, यानी पॉजिटिव संख्या। क्यों? क्योंकि हम न्यूनतम कोण निकाल रहे हैं। ठीक, तो हम साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं? कॉस थीटा यानी इसका जो मान है इसके अंदर इसका वर्ग लेके और फिर लघुत्तम समावर्त्य की सहायता से हम साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, हल करके जरूर देखिएगा। आइए अब आगे देखें। यदि रेखाएं L1 और L2 के दिग अनुपातों के बजाय दिग को साइन दिए हुए हैं, देखे थे हमने क्या माना था? दिग अनुपात हमें दिए हुए हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब इसके बजाय हमारे पास दिग को साइन दिए हुए हैं, जैसे L1 के लिए L1 M1 N1 और L2 के लिए L2 M2 N2। तो हमारा क्या हो जाएगा? जो cos थीटा है यानी कोण, ये कैसे बदल जाएगा? L1 गुणा में L2 जमा M1 गुणा में M2 जमा N1 गुणा में N2। यानी इन सब का हमने क्या किया? L1 और L2, M1 और M2, N1 और N2, पहले इनके गुणा कर लिए और इनका जो योगफल है और फिर मापांक संख्या, ये हमें क्या देगा? cos थीटा का मान। ठीक, गौर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है L1 का स्क्वायर यानी L1 का वर्ग जमा M1 का वर्ग जमा N1 का वर्ग, ये किसके बराबर होते हैं? 1 के। तो इसके अंदर हमारा ये सरल हो गया। इसी प्रकार आप साइन थीटा के रूप में भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर आप देखेंगे दिग अनुपात अगर हमें दिए हैं A1 B1 C1 और दूसरी रेखा के A2 B2 C2, तो यदि हमारी रेखाएं कैसी हैं? लंब हैं, यानी लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के बीच में जो कोण है वह कैसा बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। यानी अर्थात हम जानते हैं cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो यानी जो दिग अनुपात हैं दोनों रेखाओं के, उनके बीच में कैसा संबंध होगा? यदि हम दोनों दिग अनुपातों का क्या करें? पहले गुणा करें। किसके? क्रमशः निर्देशांकों के क्रमशः, यानी A1 A2
गुणा किया, B1 B2 के साथ गुणा किया और C1 C2 के साथ, और इनका योगफल किसके बराबर होगा? 0 के। ठीक, ऐसे ही समांतर हैं तो हम जानते हैं जो थीटा होगा वह 0 के बराबर होगा, और जो दिग अनुपात हैं वे कैसे होंगे? समानुपाती होंगे। तो यानी A1 बटे A2 बराबर V1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इससे हमें क्या मिला? दो रेखाओं के बीच में कोण का फॉर्मूला। वह क्या है? रेखाओं के बीच न्यून कोण यदि थीटा है और दो रेखाओं के सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है? सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लैम्डा सदिश B1, और दूसरी रेखा का समीकरण सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B2। ठीक, तो cos थीटा क्या होगा? ध्यान दें, हम क्या ले रहे हैं? दिग अनुपात, और वह क्या बताता है? कौन से सदिश से हमें मिलता है? इस समीकरण से B, ठीक, जो हमें दिशा प्रदान करती है। तो हम क्या नहीं करेंगे? सदिश B1 डॉट सदिश B2 बटे में दोनों सदिशों का परिमाण गुणा करेंगे और इसका मापांक संख्या, क्योंकि हमने न्यून कोण ज्ञात करना है। ठीक, इसी प्रकार अगर हमें कार्तीय रूप में ज्ञात करना है तो हमने जिस तरीके से हमने सदिश का क्या निकाला था, जब हमारे पास दो सदिश के बीच का न्यून कोण निकालना था, तो वही हमारा फॉर्मूला रेखाओं के लिए भी होगा। ठीक, तो आइए अब इस पे कुछ उदाहरण देखें। सबसे पहले देखेंगे, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास ये जो रेखाएं हैं और वे किस रूप में दी हुई हैं? सदिश रूप में दी हुई हैं। तो ध्यान देंगे, हमें क्या देखना है? ये सदिश R बराबर में ये हो गया सदिश A1 और ये हो गया हमारा सदिश B1। R2 यानी जो हमारा दूसरी रेखा है उसका समीकरण में सदिश R बराबर में ये जो हमारा सदिश दिया यानी 7 I कैप माइनस 6 K कैप, ये हो गया सदिश A2 जमा म्यू, और ये जो हमारा म्यू के साथ में जो सदिश गुणा हुआ है वे क्या है? I कैप जमा 2 J कैप जमा 2 K कैप, ये हमारा सदिश B2। ठीक, अब सरल है। अभी हमने देखा cos थीटा किसके बराबर होगा? सदिश B1 डॉट सदिश B2, ठीक, बटे में दोनों के परिमाण का गुणा करना है। ठीक, तो देख सकते हैं सबसे पहले सदिश B1 क्या है हमारे पास? 3I जमा 2J जमा 6 K कैप। सदिश B2 हमारे पास क्या है? I कैप जमा 2 J कैप जमा 2 K। ठीक, अब सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी डॉट हमें गुणनफल ज्ञात करना है, तो इनके घटक को हम गुणा करेंगे और योग करेंगे, यानी 3, ये कैसे मिला? 3 और 1 3, 2 गुणा 2 बने 4 और 6 को 2 से गुणा करने पे मिले हमें 12 और ये हमें मिला 21। ठीक, सदिश B1 का परिमाण कितना मिला? सदिश B1 का परिमाण हमें मिलेगा, देख सकते हैं वह कितना मिला? 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो ये क्या मिला? 49 का वर्ग, तो जिसके बराबर किसके बराबर है? ये 7। इसी प्रकार आप सदिश B2 का भी क्या निकाल सकते हैं? परिमाण, और दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे ये किसके इक्वल है, यानी किसके बराबर है? 21 के। तो इससे आपको cos थीटा का यानी दोनों का कोण मिल गया, वे क्या है? 9/21। ठीक, आगे देखते हैं। अब दर्शाइए कि बिंदु, जो दो बिंदु हैं 1, -1, 2, 3, 4 और -2 से होकर जाने वाली रेखा और बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा क्या है? लंब है। लंब यानी परपेंडिकुलर है।
तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें? इनके दिक् अनुपात। वह कैसे ज्ञात करेंगे आप? इन दोनों को घटाकर। यानी वे क्या हुआ? सबसे पहले दिक् अनुपात, अगर हमारे पास कितनी रेखाएं? 2 रेखाएं हैं, तो पहली रेखा L1 जो कि हमारे इन 2 बिंदुओं से होकर गुजर रही है, तो उसके दिक् अनुपात क्या होंगे? वह होंगे 3 में से 1 2, 4 माइनस माइनस 1 बने 5 और माइनस 2 बने -4। ठीक। अब जो हमारी दूसरी रेखा है जिसे हमने संबोधित L2 से किया है, इसके दिक् अनुपात में dr से संबोधित कर रही हूं। dr क्यों? क्योंकि ये है डायरेक्शन रेशोज। अब वे क्या बने? 3 में से 0 गए 3, 5 में से 3 2 और 6 में से 2 गए बने 4। ठीक। अब हम जानते हैं हमें क्या दर्शाना है, क्या ये लंब है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 गुणा में C2, ये देखना है। अगर यदि ये किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है, तो यानी जो हमारी 2 रेखाएं हैं वे क्या हैं? लंब हैं। तो आइए देखें, 3 दूनी 6 जमा 5 दूनी बने 10 और -4 को 4 से गुणा करने पे हमें मिला -16। ये किसके बराबर आ रहे हैं? 0 के। यानी ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि जो 2 हमारी रेखाएं हैं वे कैसी हैं? लंब हैं। ठीक। आइए अब आगे देखें। इस चौथे प्रश्न पे देखेंगे, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि सदिश 3i कैप जमा 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। यानी गौर करेंगे, हमारे को क्या दिया हुआ है? एक बिंदु दिया हुआ है और हमें दिशा प्रदान की हुई है कि इस सदिश के समांतर हमारी रेखा है। ठीक। तो यानी अगर हम निकालना चाहें इसका तो सरल है। R सदिश यानी सदिश रूप में सदिश A जमा लैम्डा सदिश B, जहां ये B तो हमारा क्या बता रही है? दिशा। जो हम देख सकते हैं वे क्या है? 3i जमा 2j माइनस 2k कैप। ठीक। A यानी इसका स्थिति सदिश निकाल लेते हैं, तो यानी 4 में, इस प्रश्न 4 में रेखा का समीकरण क्या बना? i कैप जमा 2j कैप जमा 3k कैप जमा में लैम्डा, और यहाँ क्या आएगा? 3i जमा 2j माइनस 2k। ठीक। सरल है। ऐसे ही 5वें प्रश्न पे गौर करेंगे, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश क्या दी हुई है? 2i माइनस j कैप जमा 4k कैप इस बिंदु से होके गुजर रही है। वह सदिश i कैप जमा 2j कैप माइनस k कैप के सदिश में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। सरल है। फिर से वही चीज, हमें क्या दी हुई है? दिशा दी हुई है और जिस बिंदु से गुजर रही है उसकी स्थिति सदिश भी हमें दिया हुआ है। तो ये तो सरल है। ये सदिश A हो गया, वह सदिश B हो गया। आप इस सदिश रूप का जो समीकरण है इसमें प्रतिस्थापित करेंगे मान, तो आपको समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब देखें कार्तीय रूप क्या होगा। कार्तीय रूप के अंदर इस 5 का हम सिर्फ कार्तीय रूप देखेंगे, सदिश रूप तो आप देख ही सकते हैं, सरल है जो आप कर लेंगे। अब कार्तीय रूप के अंदर हमारा x यानी इसका घटक यानी -2 बटे में किसके दिक् अनुपात होंगे? जो दिशा है, इस सदिश की दिशा के अनुसार हमारा जो रेखा है वह बढ़ रही है, इसके समांतर है। तो x माइनस 2 बटे में 1 बराबर में y जमा में 1 बटे में 2 बराबर में z माइनस में 4 और ये आया -1। तो ये हमारा रेखा का कार्तीय रूप हो गया। ठीक।
आइए अब आगे बढ़े। इसमें अब आप देखेंगे इस प्रश्न में निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। गौर करेंगे, हमने कोण पहले भी निकाला था, पर उस समय हमारे पास जो रेखा के युग्म दिए थे वे कैसे थे, किस रूप में थे, सदिश रूप में थे। और यहाँ हमें रेखाएं किस रूप में दी हुई हैं, कार्तीय रूप में दी हुई हैं। तो ये भी सरल है। कैसे निकालेंगे आप, आपके सामने है। हमने न्यून कोण निकालने के लिए जो कार्तीय रूप है वह लिखा सबसे पहले, जो कि है cos थीटा बराबर में a1 गुना a2 जमा b1 गुना b2 जमा c1 गुना c2 बटे में वर्गमूल a1 का वर्ग जमा b1 का वर्ग जमा c1 का वर्ग। और ये किससे गुणा हो रहा है, वर्गमूल a2 का वर्ग जमा b2 का वर्ग जमा c2 का वर्ग। और न्यून कोण के लिए हमने लिया इसका मापांक संख्या यानी मापांक मान। अब इसके अंदर भर देते हैं। हमें क्या देखना है, दिक् अनुपात यानी जो हर में संख्या ये वाली। ठीक, तो ये हमारा क्या दर्शा रहा है, a1, ये b1 और ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। सबका मान आप इसके अंदर प्रतिस्थापित कर सकते हैं और करने पर आप क्या पाएंगे, आपको मिलेगा cos थीटा बराबर में 26 बटे में 38 का वर्गमूल और 81 का वर्गमूल। ठीक, इसको आप सरल कर सकते हैं और सरल करने पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos थीटा ठीक बराबर में 26 बटे में 9 और 38 का वर्ग। ठीक, थीटा का मान क्या मिला, थीटा का मान आपको मिला प्रतिलोम संख्या cos प्रतिलोम 26 बटे में 9 और 38 का वर्गमूल। ठीक, ज्ञात हो गया। आइए अब आगे देखें 12वां प्रश्न, ये आपकी प्रश्नावली का प्रश्न है। ठीक, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं, ये दो हमारी रेखाएं दी हुई हैं किसके अंदर, कार्तीय रूप में। और ये बता रहा है कि ये जो दो रेखाएं हैं वे परस्पर लंब हैं, यानी ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, यानी ये दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वह कैसा है, 90 डिग्री का है। ठीक, अगर 90 डिग्री का बन रहा है तो यानी इनके जो दिक् अनुपात हैं वह क्या होगा, वह संबंध कैसा जो हमें दिया था वह प्रतिस्थापित करेंगे ही करेंगे। यानी a1 a2 जमा b1 गुणा में b2 जमा c1 गुणा में c2 किसके बराबर होना अनिवार्य है, 0 के। ठीक, गौर करेंगे, सीधा अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये नीचे देखते हैं और इसमें मान को प्रतिस्थापित करके देख लेते हैं। याद रखें, हमें सबसे पहले कार्तीय रूप का जो मानक रूप है उसके अंदर जो रेखाओं के समीकरण है उसको बदलना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले देखेंगे, मान लेते हैं ये हमारी पहली रेखा है L1, तो L1 को सबसे पहले हम मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप क्या है, x माइनस x1। यहाँ देखेंगे यहाँ x पीछे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो -1 है उसे उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं x माइनस 1 बटे में -3। ठीक, ऐसे ही यहाँ से हम देख लें तो ये क्या बना, 7 उभयनिष्ठ लेने पर y माइनस 2 बटे में 2p बटे में 7। ठीक, ये किसके बराबर हुआ, z माइनस 3 बटे में 2। अब ये हमारा क्या है, समीकरण पहली रेखा का। ठीक, जो कि अब हमारा मानक रूप है। अब आप देखेंगे इसके जो दिक् अनुपात हैं वह बदल गए। ठीक, अब देखते हैं दूसरी रेखा का जो है वह क्या बना, इसमें से भी x माइनस 1 बटे में 3p बटे में कितना लिया था हमने उभयनिष्ठ, -7। तो ये 7 और इसके साथ में हम एक माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर में y माइनस 5 बटे में 1 बराबर में 6 आएगा, पहले z आएगा।
तो हम क्या करेंगे, z माइनस 6 बटे में माइनस 5। ठीक, अब आपको क्या मिल गए, a1, b1, c1 और a2, b2, c2। अब इनको क्या करना है, बस इन मानों को इसके अंदर प्रतिस्थापित करना है। तो आइए प्रतिस्थापित करें। -3 गुणा में हम क्या करेंगे, इसके साथ गुणा, तो ये क्या बना हमारा, -3p बटे में 7 जमा b1 यानी 2p बटे 7 गुणा में 1 जमा c1 क्या है, 2 और गुणा में अगर हम -5 गुणा करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, -10। ये बराबर कितना है, 0 है, ये हमें दिया हुआ है। अब ये हमें सरल करना है। सरल करने पर आप पाएंगे 9p बटे में 7 जमा 2p बटे में 7 बराबर में 10। और सरल करने पर ये मिला आपका 11p बटे में 7 बराबर में 10। और p का मान आपको क्या मिल गया, p का मान मिल गया 70 बटे में 11। और यही हमें ज्ञात करना था। p का मान ज्ञात कीजिए जब हमें दिया गया है कि दो रेखाएं हैं, वे कैसी हैं, लंब हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, सबसे पहले आपको रेखाओं को मानक रूप में परिवर्तित करना है। इस पूरे सत्र में क्या क्या देखा, यदि हमारी रेखा किससे गुजर रही है, एक बिंदु से गुजर रही है और साथ ही हमें एक दिशा प्रदान है, तो उसका सदिश रूप और कार्तीय रूप क्या होगा। तो आशा करते हैं आपको इस सत्र में आनंद आया होगा, समझ आया होगा। धन्यवाद।